हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 की छठी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है और इस एग्जाम में आपका 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इस सीरीज में कुछ बजट के भी क्वेश्चन शामिल करिए, तो आज की इस क्लास में हमने बजट के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिससे आपका बजट का भी रिवीजन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। और आज की इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखें, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है पिछले वर्ष की तुलना में उत्तराखंड के कुल बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में उत्तराखंड के कुल बजट में 10.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, 2026-27 का जो बजट आपका पेश किया गया था, तो इस बजट में पिछले साल की तुलना में 10.41% की वृद्धि दर्ज की गई। याद रखिएगा, इस साल का ये जो बजट था, ये आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ही पेश किया गया था। देखिए, बजट जो था हमारा 2025-26 का, तो ये 1,11,703.21 करोड़ था। पिछले साल का बजट 1,01,175 कुछ था। ठीक है, अब देखिए, पिछले साल की तुलना में इस साल का जो बजट था ये 10,527 करोड़ अधिक है, और प्रतिशत में बोलें तो 10.41%। तो याद रखिएगा, आपसे संख्या भी पूछ ली जाएगी या फिर आपको से प्रतिशत भी पूछ लिया जाएगा, तो दोनों ही आपको याद रखना है कि 10,527 करोड़ अधिक और प्रतिशत में 10.41% अधिक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान बजट में उत्तराखंड का कुल राजकोषीय घाटा कितना है। देखिए, वर्तमान बजट में उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा ये है दोस्तों 12,578.79 करोड़, और प्रतिशत में है 2.94%। प्रतिशत आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतिशत ही पूछा जाता है कि इस साल का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत है, तो 2.94% है। देखिए, 2003 में FRVM एक्ट पारित हुआ था, और इस एक्ट में बोला गया था कि जो वित्तीय वर्ष का बजट होगा उस बजट में राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 3% से अधिक है तो इसका मतलब जो हमारा बजट है तो वह दोस्तों अनुकूल नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है। तो हमारा जो इस साल का बजट है तो वह 2.94% राजकोषीय घाटे पर आधारित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो FRVM एक्ट के अनुसार हमारा जो राजकोषीय घाटा है तो वह 3% से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बजट में जेंडर बजट हेतु कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, जो भी हमारा इस साल का जेंडर बजट था तो पिछले साल की तुलना में 2,730 करोड़ अधिक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जेंडर बजट आपका आया है, तो जेंडर बजट एक विशेष बजट होता है जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, और जो दोस्तों महिलाओं की कुछ प्रमुख योजनाएं होती हैं उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो इस साल का जो जेंडर बजट था तो वह 19,692.02 करोड़ था। ठीक है, तो इस साल का जेंडर बजट कितना है, 19,692.02 करोड़, और पिछले साल का जो जेंडर बजट था तो वह 16,961.32 करोड़ था। तो याद रखिएगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल का जो जेंडर बजट है तो वह 2730 करोड़ अधिक है। अब देखिए, जेंडर बजट आया तो जेंडर बजट की शुरुआत सबसे पहले उड़ीसा के द्वारा की गई थी 2004 में। 2004 में जब उड़ीसा राज्य ने अपना बजट पेश किया था तो उसमें जेंडर बजट की भी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगले साल
2005-06 का बजट जब केंद्र सरकार ने पेश किया तो केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में इसको शामिल किया था। मतलब क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जेंडर बजट की अवधारणा कब अपनाई गई, तो 2005-06 के वित्तीय वर्ष में अपनाई गई थी। और फिर दोस्तों उत्तराखंड ने भी इसको अपनाया और उत्तराखंड ने 2007-08 के बजट में जेंडर बजट को शामिल किया था। और हर साल दोस्तों जेंडर बजट अब बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी कितनी है। जीएसडीपी, देखिए जीएसडीपी की हम बात करेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये जो होगा ये आपका 3,81,889 करोड़ है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड का जो जीएसडीपी है तो ये दोस्तों इतना हो चुका है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात कर लेंगे कि जैसे हमारा जीडीपी होता है ऐसे ही दोस्तों आपका जीएसडीपी होता है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि फरवरी मार्च 2026 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए भारत और जापान के मध्य प्रतिवर्ष एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। इसका इस साल 7वां संस्करण आयोजित किया गया और ये अपने भारत चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। चौबटिया ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही दोस्तों धर्म गार्जियन जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के मध्य आयोजित हुआ था। अब यह आयोजित कब हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। ठीक है, प्लेस याद रखिएगा, चौबटिया में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके भारत और जापान के मध्य अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं जैसे जिम्बैक्स, वीर गार्जियन, सैन्यु मैत्री और मालाबार। ठीक है, मालाबार में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर ये सब जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं जापान और भारत के मध्य होते हैं। देखिए ऐसे ही नेपाल और भारत के मध्य जो आपका मैत्री सैन्य अभ्यास होता है तो उसका आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया था, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि देश का पहला एलिवेटेड EVRTS प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो चीन के सियामेन मॉडल पर आधारित है। देखिए देश का पहला एलिवेटेड EVRTS प्रोजेक्ट ये देहरादून में बना है, तो ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में दोस्तों 14 अप्रैल को आर्थिक गलियारा का उद्घाटन किया था जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो उसका उद्घाटन किया था 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सप्रेसवे को जो नाम दिया गया तो ये दिया गया है दोस्तों आर्थिक गलियारा। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एलिवेटेड ईवर्ट्स परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ईवर्ट्स का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। धरातल पर उतारने के बाद यह देश का पहला ऐसा मॉडल होगा जहां सड़क के ऊपर पिलर आधारित एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर विशेष ई बसों का संचालन किया जाएगा। भविष्य में एलिवेटेड कॉरिडोर के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से भी जोड़ा जाएगा। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर चीन के सियामेन शहर के मॉडल पर अनुसरण करती है, जहां से 2008 में सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। देहरादून और सियामेन में भौगोलिक समानताएं, सड़क चौड़ीकरण की कमी, गुंजाइश, बढ़ता ट्रैफिक दबाव जैसे कारण इस मॉडल को देहरादून के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं। तो देखिए एक विशेष आपका ये कॉरिडोर है। ठीक है, एक आने वाले समय में जो भी आपका ट्रैफिक जाम होगा तो उसको कम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून के लोक भवन में आयोजित बसंत उत्सव 2026 के दौरान डाक विभाग द्वारा
किस विषय पर विशेष डाक आवरण पोस्टल कवर जारी किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों आपका भोजपत्र के ऊपर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए बसंत उत्सव 2026 का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक लोक भवन देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इस वर्ष वसंत उत्सव 2026 की मुख्य थीम फ्लोरल हीलिंग नेचर्स पंच टू वेल विंग। ठीक है, यहाँ पर यह पाथ, ठीक है, पाथ टू वेल विंग रखी गई है। तो ये दोस्तों आपके थीम है, याद रखिएगा। कार्यक्रम में डाक विभाग के द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक भोजपत्र पर आधारित एक विशेष पोस्टल कवर का विमोचन किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो पोस्टल कवर है आपका किस पर आधारित है? भोजपत्र पर आधारित है। इसकी थीम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फ्लोरल हेलिंग नेचर्स पाथ टू वेल विंग। ठीक है, और आयोजन कब से कब तक हुआ? 27 फरवरी से 1 मार्च तक हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो देहरादून के लोक भवन में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ जाएंगे और बताना होगा, प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? देखिए, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार जो दिया गया, इन्हें गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। प्रसिद्ध पर्वतारोही को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोजवनों भोजपत्रों को बचाने में उनके अभूतपूर्व भूमिका के लिए दिया गया। मतलब दोस्तों, इन्होंने गंगोत्री और गोमुख वाले क्षेत्र में जो भोज पत्र के वन हैं, वृक्ष हैं, तो उनको संरक्षित करने का कार्य क्या है और उसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अपनी भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार चंडी प्रसाद पर्यावरण एवं विकास केंद्र द्वारा प्रति वर्ष चिपको आंदोलन के नायक रहे स्वर्गीय केदार सिंह रावत की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2024 में हुई थी। और दोस्तों, ये 2024 में पहली बार 4 व्यक्तियों को दिया गया था। कल्याण सिंह रावत जो कि मेती आंदोलन से जुड़े हैं, मनोज तिवारी, इनका एक संकल्प अभियान है, वीरेंद्र दत्त समलोड़ी आंदोलन से संबंधित हैं, और सत्येंद्र भंडारी ये त्रिफला वन सर्जन से संबंधित हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें दोस्तों औषधीय रसायन विज्ञान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, काफ़ी वर्षों बाद ये सम्मान उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मिला है। यह सम्मान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा दिया गया और उन्हें यह सम्मान औषधीय रसायन विज्ञान और पार्किंसन रोग पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया। यह उपलब्धि उत्तराखंड को 46 वर्षों बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिली है। 1979 में प्रोफेसर DS भाकोनी को यह सम्मान दिया गया था और अब दोस्तों प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को शोध निर्देशक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किस अवधि में किया जाना प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों आपका आयोजित हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन हुआ तो ये हुआ है दोस्तों 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो स्वास्थ्य महाकुंभ ये कब से कब तक आयोजित हुआ था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के बाद प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, या बनाने की घोषणा की है। तो ये चंपावत में बनेगा। चंपावत का एक गांव है नारियल गांव, वहां पर दोस्तों इस कृषि विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और ये हमारे राज्य का जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के बाद दूसरा कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की
डीएनए आधारित हाथी गणना 2021-25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई। देखिए, पहली बार भारत में डीएनए आधारित हाथी गणना हुई है, जिसमें उत्तराखंड में 1792 हाथी पाए गए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए। उत्तर भारत में सर्वाधिक, हालांकि 2017 से 2020 की गणना की तुलना में 2026 में यह संख्या कम रही। मतलब इससे पहले दोस्तों 2017 से 2020 के बीच में गणना हुई थी, फिर दोस्तों 2021 से 2026 तक के बीच की एक गणना हुई। तो पिछली बार की तुलना में इस बार की तुलना में, ठीक है, पिछली बार की तुलना में इस बार जो है हाथियों की संख्या कम रही है। उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा संकेत है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना है, याद रखिएगा, जिसका शीर्षक स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया डीएनए वेस्ट। तो डीएनए आधारित ये आपकी हाथी गणना थी। बात करेंगे कि पूरे भारत में कितनी हाथी हैं तो दोस्तों 22,446 हाथी हैं। ठीक है, पहला जो राज्य है दोस्तों हाथियों के मामले में तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक में 6,013 हाथी हैं। असम में दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 4,159 हाथी हैं। और तमिलनाडु में दोस्तों 3,136 हाथी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल 2025 में किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है। तो ये क्या था दोस्तों, हरिद्वार स्प्रिंग एल्मस ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हरिद्वार स्प्रिंग एल्मस टीम ने दोस्तों उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल का खिताब अपने नाम किया था 2025 में। इस टीम ने दोस्तों नैनीताल टाइगर्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया और इसका आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में हुआ था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी दोस्तों 16 दिसंबर 2016 को। ठीक है, और इस बार ये यूपीएल का सीजन 2 था। बात करेंगे दोस्तों कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे तो कुणाल चंदोला रहे थे फाइनल मैच में। और सीजन 1 की विजेता टीम थी उधम सिंह नगर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य बन गया है जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त करके जो मुख्य शिक्षा धारा है तो उससे उसको जोड़ा गया। देखिए, चाहे आपका मदरसा बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर एजुकेशनल सिस्टम हो, उसको समाप्त किया गया है। और अब जो हमारा दोस्तों एक बोर्ड होता है उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, उस बोर्ड से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए, देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो हम 12 नवंबर 2025 को की गई। ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि मूल स्थायी निवासियों को स्थायी पहचान पत्र दिलाना और बाहरी लोगों को अस्थायी पहचान पत्र देना। मतलब जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ उस आईडी से मिल सकेगा। प्रत्येक उत्तराखंडी को जनसंख्या संबंधी द्वारा तैयार कर योजनाओं का आकलन और मूल्यांकन करना भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 20 प्रश्नों को देखा जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हर क्वेश्चन को डिटेल में देखा। ऐसे ही दोस्तों आजकल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा, तो पूरा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है तो अगर कैसा भी तोड़ मोड़ कर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको कर सकेंगे। तो इसलिए याद रखें, इंपॉर्टेंट हमारी ये क्लास थी। हम 5 क्लासें पहले कर चुके हैं, आज ही हमारी 6ठी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा और सभी जो हमारी पिछली वीडियो थी उनको अच्छे से उनका रिवाइज कर लीजिएगा। आज की इस क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी आज की ये क्लास लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।